शशांक जी, अब क्लास स्टार्ट करें क्या? हाँ जी भैया करते हैं। जी भैया। ये आवाज इको हो रहा है क्या? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ भैया क्लियर आ रही है। जैसे मुझे रिवर्स सुनाई दे रहा है। जी, अब आवाज क्लियर है? जी भैया। चलिए, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल खत्म किया था कहाँ पे? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर पे खत्म किया था। मिनिस्टर पे खत्म करने के बाद हमने आप लोगों को कुछ कुछ एमपी के बारे में भी बताया था, ठीक है? तो सबसे पहले तो कुछ बातें आप लोगों को बता दूं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है तो इसे जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें आप लोगों को मैं बता दूं कि कल मैंने बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइएगा और एटलीस्ट लूसेंट से पॉलिटी को जरूर कर लीजिएगा, ओके? उसके बाद आते हैं कि ये बहुत सारे लोग अपना वो ये प्रैक्टिस सेट भी यूज करते हैं या फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते रहते हैं। तो उसके बाद मैं एक चीज़ और उसमें ऐड करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोग करते भी होंगे इस चीज़ को अप्लाई। जैसे कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ ड्यू के लिए अप्लाई करें तो आप ऐसा मत करिए कि बस ड्यू के लिए अप्लाई करिए या फिर बस उसी फॉर्म के भरोसे रहिए। आप अदर जितने भी फॉर्म आते हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, बीएचयू का तो खैर अभी डेट निकल चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है। तो आप वो सब फॉर्म भी जरूर अप्लाई करिए। अप्लाई इसलिए नहीं करिए कि ड्यू में नहीं होगा तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए, अप्लाई आप इसलिए करिए। ये चीज़ मैंने अपने इंट्रेंस के टाइम भी ट्राई किया था और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा था। अप्लाई आप इसलिए करिए कि जब भी आप कोई प्रॉपर एग्जाम दे के आते हैं तो उससे क्वेश्चन से आपका ये जरा सा इंटरेक्शन होता है, तो उससे आपको फाइनली डीयू के एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। और डीयू के एग्जाम की अच्छी बात ये भी रहती है कि ये सबसे लास्ट में आता है, तो तब तक अगर हम 3-4 और भी एग्जाम दे चुके होते हैं तो उससे हमारा लेवल भी पता चल चुका होता है, उससे हमें हमारी कमियां भी पता चल चुकी होती है। ऐसा मैंने भी खुद किया था, मैंने और भी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम दिया था। तो ये चीज एक काफी फायदेमंद होगा आपके लिए। हाँ, और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारे लोग नहीं, अभी आवाज ठीक है। कि बहुत सारे लोग जैसे क्या करते हैं कि ऐसे होते हैं प्रिपरेशन के टाइम में, खास करके एंट्रेंस के प्रिपरेशन के टाइम में, कि वो काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करना है या फिर हमें अदर जॉब्स पे भी फोकस करना है। जैसे कुछ तो जो न्यूली ग्रेजुएट होते हैं उनको तो ठीक है, जिनका कंफर्म होता है कि हमें एलएलबी में एडमिशन लेना होता है, वो तो पूरी तरह से इसी पे फोकस करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो एसएससी वाले होते हैं, यूपीएससी वाले थे, उन्हें पता नहीं होता है कि करना क्या है। तो खैर, यूपीएससी वाले तो वैसे भी जनरली एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जब पैटर्न चेंज हुआ था तो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट भी फेल हो गए थे एलएलबी एंट्रेंस में, ठीक है? तो खास करके मैं वैसे लोगों के लिए जो कि थोड़े थोड़े कंफ्यूजन में इस प्रिपरेशन को करते हैं, उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप एकदम से यूपीएससी के करीब हैं या फिर आपने एक दो बार मेंस लिखा है या क्रैक किया है तो फिर तो अच्छी बात है, आप उस पर फोकस करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको छोड़ के एलएलबी एंट्रेंस पे फोकस करिए, वैसे भी वो टेबल है डिसीजन लेने के लिए। तो खास करके जो न्यूली ग्रेजुएट लोग हैं या फिर जो लोग एसएससी और इसमें कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत पड़े रहते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा अदर एग्जाम्स पे भी ध्यान देना है, क्या मेरा कहीं जॉब हो जाएगा, तो उनके लिए ये बोलूंगा कि आप अगर रोक सकते हैं तो आप कुछ महीनों के लिए अपने सारे अदर प्रिपरेशन को रोक दीजिए। क्योंकि अदर प्रिपरेशन का क्या है, लास्ट ईयर जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि साथ साथ लेके चलते थे, ये सोचे कि अरे कॉलेज में जाने के बाद फिर तो पढ़ना ही है, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अच्छे पैसे ले। लेकिन होता क्या है कि ना ही आपका 2-3 महीने, जब आप 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं जॉब नहीं हुआ, तो ना ही 2-3 महीने में आपका जॉब हो पाता है और ना ही इंट्रेंस निकल पाता है। तो ऐसे केसेज में मैं बहुत सारे लोग को पर्सनली जानता हूँ कि हाँ, अगली साल पता चलता है कि वो साथ के लड़के फिर से इस बार फॉर्म भर रहे हैं एलएलबी एंट्रेंस के लिए, फिर से एक फॉर्म भरें कि हाँ, एक कुछ स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में। तो इससे मैं यही कहूंगा, अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ महीनों के लिए अदर एग्जाम की प्रिपरेशन को रोक के आप एक बार कॉलेज में एंट्री ले लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको जो भी कंटिन्यू करना है। चलिए, अब हम वापस से टॉपिक पे आते हैं, चूंकि टाइम बहुत कम है। कल मैंने मिनिस्टर के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने एमपीज के बारे में बता दिया था। तो एमपीज के बारे में आज अलग से बताने के लिए कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं दो चीजें बता देता हूँ क्योंकि उसमें से एक बात है जिससे कि क्वेश्चन आता है। एमपीच का कितना नंबर होता है, क्या होता है, वो सब कुछ मैंने बता दिया था कि हाँ, 543 हो गया, पहले 545 था। उसके बाद फिर राज्यसभा का ही बता दिया था कि टोटल 250 मैक्सिमम होता है।
लेकिन अभी करंट में 245 है, उसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं। लोकसभा का ही मैंने बताया था कि उसमें से 2 जो एंग्लो इंडियन सीट थे वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर आपको एमपीज के बारे में, हाँ एमपीज के बारे में एक चीज रह जाता है जो कल मैंने नहीं बताया था कि एज क्या है, कि जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो एज है उसमें क्या है कि 35 ईयर है, ओके। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एमपी के एज की, तो एमपी का एज क्या है, लोकसभा के एमपी का एज है 25 और राज्यसभा के एमपी का एज है 30। तो लोकसभा के एमपी के एज से तो जल्दी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन राज्यसभा के एमपी का एज ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताते टाइम एक चीज और रह गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर कोई व्यक्ति एमपी या एमए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में भी होता है और वो आपको स्टेट के केस में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए नहीं है फिर भी वो चाहे तो मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन कितने टाइम के लिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन अगर वो ज्वाइन करता है तो वो विदाउट होल्डिंग एनी पोस्ट, तो वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड है, तो वो 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड है। 6 महीने के अंदर कैसे भी उसको जैसे कुछ स्टेट में आपको ये होता है, एमएलसी का होता है अलग से, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, ये सारे स्टेट में नहीं होता। तो उन लोगों को क्या किया जाता है कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके बाद उनको कैसे भी 6 महीने के अंदर हमें लेजिस्लेशन का मेंबर बनाना होता है, चाहे वो आप लेजिस्लेटिव असेंबली से बना लीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल से बना लीजिए। सेंटर के केस में आप उन्हें राज्यसभा से ले आइए या लोकसभा से ले आइए। तो लोकसभा में तो आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से होता है, सिर्फ 2 पोस्ट थे जो कि ऑलरेडी खत्म किए जा चुके हैं। तो लोकसभा से तो कुछ भी करके वो मेंबर बन नहीं सकते, तो फिर राज्यसभा के रास्ते से उनको मेंबर बनाया जाता है। तो अगर वैसे व्यक्ति को हम मेंबर नहीं बनाते हैं, ठीक है, उनको हम पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर 6 महीने तक वो मैक्सिमम मिनिस्टर रह सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक उनका जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा 6 महीने के बाद, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे पार्लियामेंट्री टर्म्स देखेंगे। पार्लियामेंट्री टर्म्स में पार्लियामेंट का जो सेशन होता है तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन अवर्ड होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मोशन देखेंगे हम पार्लियामेंट के, जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन है, और भी बहुत सारे मोशन है, प्रोरोगेशन मोशन है, थैंक्स मोशन है, कट मोशन है। तो चलिए आइए अब हम फाइल देखते हैं। और आज हम पार्लियामेंट के बाद एक चीज और करेंगे। आज हम पार्लियामेंट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट भी करवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर एंड फंक्शन है। ओके, ये 2 चीज आज हम करने जा रहे हैं। शशांक जी, स्क्रीन आ रहा है प्रॉपर? हाँ भैया आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। हाँ, पार्लियामेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से अवार्ड होते हैं। अवार्ड तो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक क्वेश्चन अवार्ड होता है, एक जीरो अवार्ड होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन अवार्ड क्या है। क्वेश्चन अवार्ड में ये होता है कि क्वेश्चन अवार्ड से जनरली कभी कभी ये पूछता है कि हाँ क्वेश्चन अवार्ड कब स्टार्ट होता है, तो सुबह सबसे पहले जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो जनरली वो क्वेश्चन अवार्ड से ही स्टार्ट होता है, ओके। बाकी मैंने आपको सेशन बता दिया था, बजट सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन। तो अब हम देखेंगे कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो फिर अंदर कार्रवाई कैसे कैसे होती है। तो क्वेश्चन अवार्ड में आपको 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब देखेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये होता है कि ओरल आंसर बाय ए मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर के द्वारा कोई भी एमपी या फिर कोई अदर मिनिस्टर जो है, वैसे तो जनरली अपोजिशन वाले को मिनिस्टर बनाते नहीं है, तो जनरली अपोजिशन ही ज्यादा क्वेश्चन करती है, या फिर जो पार्टी अभी है उनके भी एमपी क्वेश्चन करते हैं किसी भी मुद्दे पे या अपना मांग रखते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या है
कि आपको ओरल आंसर दिया जाता है किसी मिनिस्टर के द्वारा, जैसा कि कल मैंने बताया था कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, तो उन लोगों से ये उनका जो भी मंत्रालय होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, वो ओरली आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या अंतर है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में? तो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये होता है कि रिटेन आंसर बाय ए मिनिस्टर, की जो भी मिनिस्टर होंगे उनसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनको उसका आंसर रिटेन में देना होगा, लिख के देना होगा प्रॉपर वे में, ओरली नहीं देना है। ये हम याद रखेंगे। स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड में ये है कि ओरली आंसर दे सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड में क्या है, हम लिख के आंसर देंगे। उसके बाद तीसरा आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। नॉन स्टैंडर्ड में एक चीज और मैंने लिखा है 10 डेज नोटिस। तो जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछना होता है, आपको उनसे रिटेन आंसर चाहिए होता है, तो मिनिमम आपको 10 डेज पहले नोटिस देनी होती है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। तो फिर वो 10 दिन पहले नोटिस देनी होती है, उसके बाद फिर आप नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में क्या है, या मैंने क्या लिखा है, लॉन्ग आंसर अर्जेंट अर्जेंट नेचर या पब्लिक इंपॉर्टेंस डिसाइडेड बाय स्पीकर। शॉर्ट नोटिस में क्या होता है कि वो लॉन्ग आंसर लिख के देते हैं पूरे अच्छे से जो मिनिस्टर होते हैं। और शॉर्ट नोटिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोटिस में जो भी अर्जेंट नेचर के क्वेश्चन होते हैं या फिर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अर्जेंट है या नहीं, या फिर ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ या पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, तो ये हमारे स्पीकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग आंसर दिया जाता है, इसमें स्पीकर को पावर होता है डिसाइड करने का कि हाँ ये क्वेश्चन पब्लिक इंपॉर्टेंस या अर्जेंट से जुड़ा हुआ है कि नहीं, या किसी बहुत ही जरूरी मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये स्पीकर डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप नोटिस देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आवर स्टार्ट विथ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आवर जो हमारा स्टार्ट होता है वो सबसे पहले शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद इट इज फॉर्मल डिवाइस विच इज मेंशन इन द पार्लियामेंट्री रूल। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज फॉर्मल डिवाइस विच इज मेंशन इन द पार्लियामेंट्री रूल। लिखने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि क्या अदर चीजें जो आगे हम पढ़ेंगे वो मेंशन नहीं होता है? तो नहीं, कुछ चीजें हैं जो कि पार्लियामेंट्री रूल में पहले से मेंशन है, कुछ ऐसा है जो कि हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए ये लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज फॉर्मल डिवाइस विच इज मेंशन इन द पार्लियामेंट्री रूल। उसके बाद देखेंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा ये क्यों लिखा गया है। जीरो आवर, उसके बाद आता है जीरो आवर क्वेश्चन। जीरो आवर क्वेश्चन क्या होता है कि जब भी आप देखिएगा संसद भवन में या फिर कहीं भी आप देखिएगा हंगामा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, तो ये तो सारे क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, इनका तो प्रॉपर प्रोसेस है हमारे पास कि हाँ इन्हें ऐसे ऐसे पूछा जाता है। तो जीरो आवर में क्या होता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, जिसको जो क्वेश्चन मन के डायरेक्ट पूछ सकता है। इट इज गिवन बाय इंडियन पार्लियामेंट इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। जीरो आवर जो होता है वो किसी भी यूएस यूके या फिर अदर किसी भी कंट्री के पार्लियामेंट में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है वर्ल्ड के हिस्ट्री में। क्योंकि खुफिया कह सकते हैं आप, या फिर जो भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हल्ला गुल्ला होते रहता है, जनरली आप सेशन देखिएगा जब भी पार्लियामेंट का, तो ये सब कुछ आपको जीरो आवर में ही होता है। उसके बाद क्या है, इट इज इनफॉर्मल डिवाइस नॉट मेंशन इन पार्लियामेंट्री रूल। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, जैसा कि मैंने बताया जो क्वेश्चन आवर है वो फॉर्मल डिवाइस है, वो पार्लियामेंट्री रूल में मेंशन है, लेकिन जीरो आवर जो है ये नॉर्मली एक बना दिया गया है, ऐसा चलता है, लेकिन ये कहीं भी पार्लियामेंट्री रूल में मेंशन नहीं है। ओके, उसके बाद फिर हम आते हैं मोशन पे। मोशन में क्या है, एक पहला मोशन मैंने यहाँ 7 मोशन लिखे हैं, लेकिन सिर्फ 7 ही मोशन नहीं होते, और भी मोशन होते हैं। खैर जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने जो लिखा है उसी से आएगा, और भी मोशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि आप लोग प्लीज थोड़ा डीप में पढ़ा करिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 मोशन यहाँ पे मैंने लिखे, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ मोशन और भी होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 में है। जैसे आप बहुत बार सुनिए कि हिंदी में इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, कि इस सरकार गिराने के लिए किसी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, किसी ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया है। तो ये क्या होता है, ये आर्टिकल 75 में होता है। इसमें क्या होता है कि मिनिमम 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे मोशन अभी आप आगे देखिएगा तो उसमें कि अकेले एक एमपी भी वो उस मोशन को ला सकता है, लेकिन जब भी आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है
तो उसमें मिनिमम 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं। ओके, आइए इसको पूरा देखें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव में ये हो गया कि हाँ उन्होंने ये साबित कर दिया, मेनली नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये होता है कि 50 से ज्यादा लोग मिलकर ये मोशन लाते हैं, उसके बाद उन्हें ये साबित करना होता है कि जो मेजोरिटी है, जो मतलब एमपी की मेजोरिटी है वो हमारे पार्टी के साथ है, वो हमारे साथ है। अगर वो ये साबित कर देते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो इस लाइन का क्या मतलब? तो इसका हेलो। हाँ, नंदन जी, वो स्क्रीन प्रेजेंट नहीं, और फिर से शेयर कर दो, वो बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया था तो आपकी स्क्रीन हट गई। अच्छा, स्क्रीन फिर से शेयर कर दो, मैं करता हूँ। अभी आ रही है स्क्रीन? हाँ भैया, अब आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, उसके बाद हम कहा थे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपोजिशन ने ये प्रूव कर दिया कि हम मेजोरिटी जो है वो हमारे साथ है, ठीक है, तो उसके बाद सरकार जो है वो गिर जाएगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन में क्या होता है? गिवन बाय इंडिया। ये मोशन जो है ये अदर कंट्रीज के पार्लियामेंट्री रूल में नहीं है, ये इंडिया के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक वैसे ही जैसे जीरो और मैंने बताया, अभी आपने ऊपर में भी देखा, जीरो और इट इज गिवन बाय इंडियन पार्लियामेंट इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक वैसे ही कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये क्या है? गिवन बाय इंडिया एटलीस्ट 50 मेंबर्स मेंशन इन पार्लियामेंट्री रूल्स। ये पार्लियामेंट्री रूल में लेकिन मेंशन है। जीरो और में क्या था? वो पार्लियामेंट्री रूल में मेंशन नहीं था, लेकिन ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो पार्लियामेंट्री रूल में मेंशन है। टू अट्रैक्ट हाउस ऑन ए पार्टिकुलर इशू और इमरजेंसी मोशन। अगर एक ग्रुप को या फिर अपोजिशन के एमपीज को या फिर जो पार्टी है उसके एमपीज को भी लगता है कि हाँ कोई एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है जिसपे कि हमें हाउस को अट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब स्पीकर से परमिशन लेनी चाहिए, इस पे हमें मिनिस्टर से जवाब चाहिए, तो इसमें क्या है? कॉलिंग अटेंशन मोशन लाने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स की जरूरत होती है। सबसे ऊपर ये मैंने 3 मोशन लिखे हैं जिसमें मिनिमम 50 मेंबर्स की जरूरत होती है। ये 3 मोशन कौन कौन से? नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन। अब हम देखेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है? 50 मेंबर्स होते हैं, इसमें मिनिमम मतलब 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं इन सिटिंग ऑफ ए सेशन फॉर सम टाइम। जैसे आप बहुत बार सुनिएगा कि हाँ आज संसद में सदन नहीं चल पाया, आज सदन की कार्रवाई बीच में ही रुक गई, लोगों ने हंगामा कर दिया या फिर लोग वहां से मूव कर गए, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मोशन। यहाँ पे जब 50 से ज्यादा मेंबर यदि चाहें तो वो खत्म कर सकते हैं, सेशन की जो बैठक है वो खत्म कर सकते हैं, या तो एक निश्चित टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई डिमांड नहीं सुना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है, तो हम चाहे तो 50 एमपी के साथ सदन की कार्रवाई चलते में बीच में रोक के हम ये कर सकते हैं कि हम एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकते हैं कि हाँ जी हमारी मांग को नहीं सुना जा रहा है, तो हम 10 दिन के लिए आज से सदन की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, सर्टेन टाइम के लिए होता है, बहुत बार अनसर्टेन टाइम के लिए भी होता है। तो ये आपको हो गया एडजॉर्नमेंट मोशन। उसके बाद हम आते हैं प्रोरोगेशन मोशन। प्रोरोगेशन मोशन मैंने आपको प्रेसिडेंट के टाइम भी बताया था। इन सेशन इशूड बाय इन सेशन इशूड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर। जो प्रोरोगेशन मोशन होता है स्पीकर के रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। जब भी सेशन को खत्म करना होता है तो सेशन को खत्म करते टाइम आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर ये प्रोरोगेशन मोशन लाया जाता है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या है? बाय एमपी इन केस ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन या एक्ट गिवन बाय मिनिस्टर इन ए हाउस। प्रिविलेज मोशन में ये होता है कि किसी भी एमपी के द्वारा या फिर किसी मिनिस्टर के द्वारा भी लाया जा सकता है। बाय एमपी इन केस ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, जनरली मिनिस्टर के द्वारा नहीं लाया जाता है क्योंकि पूरी मिनिस्ट्री जो होती है वो एक दूसरे के डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जब भी मिनिस्ट्री डिजॉल्व होती है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री डिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? प्रिविलेज मोशन में हमने क्या देखा? बाय एमपी इन केस ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन या एक्ट गिवन बाय मिनिस्टर इन हाउस। ये किसी भी एक सांसद के द्वारा, जैसे आपने ऊपर देखा, ये क्या है? इसमें मिनिमम 50 मेंबर चाहिए। इन प्रोरोगेशन मोशन में क्या है? इन सेशन इशू, सॉरी, प्रिविलेज मोशन में क्या है?
कि इसमें कोई भी एमपी अकेले भी ला सकता है। अगर किसी मिनिस्टर के द्वारा कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है या फिर अगर ऐसा कोई भी गलत एक्ट लाया जाता है या कुछ भी लाया जाता है तो इस पे प्रिविलेज मोशन अकेले एक एमपी भी ला सकता है। उसके बाद क्या है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन में क्या है, मोशन टेकन बाय एमपी फॉर नॉट अटेंशन एन इमरजेंसी सिचुएशन और एनी ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। सेंसर मोशन में क्या है कि ये भी अकेले किसी भी एक एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो कि लगता है उसे कि हाँ ये बहुत जरूरी मुद्दा है, ये बहुत अर्जेंट है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो सेंसर मोशन ला सकते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कट मोशन। कट मोशन क्या है, 6 रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ डिमांड प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट एडमिटेड ऑन स्पीकर डिस्क्रिप्शन। कट मोशन में क्या है, जैसे अदर मोशन में भी आपने देखा किसी किसी में शायद अभी वैसा कोई मोशन आया या नहीं है, नहीं अभी नहीं आया, लेकिन कुछ मोशन ऐसा होता है जिसमें कि स्पीकर का हाँ नोटिस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्पीकर की परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ठीक वैसे ही कट मोशन में क्या होता है कि अगर स्पीकर को मन करेगा तो वो एडमिट करेगा या फिर वो रिफ्यूज कर देगा कट मोशन के केस में। तो कट मोशन में क्या है, 6 रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ए डिमांड प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट एडमिटेड ऑन स्पीकर डिस्क्रिप्शन। जब भी गवर्नमेंट कोई भी बजट पेश करती है खास करके रेलवे के बजट में और जनरल बजट के बाद ये कट मोशन का डिमांड किया जाता है, अगर किया भी जाता है तो, क्योंकि चूंकि वो बड़ा बजट होता है। तो कट मोशन अपोजिशन पार्टी जनरली लाती है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जो बजट का डिमांड करिए कि हमें इतना 1000 करोड़ का बजट चाहिए या ऐसा चाहिए, तो अगर उसे लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ज्यादा डिमांड करिए तो अपोजिशन उस पर कट मोशन ला सकती है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे पार्लियामेंट में हमें बस इतना ही पढ़ना है। बाकी पार्लियामेंट में मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बता दिया है, आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो ही चुका है हमारा। उसके बाद और कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो बिल्स पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से बिल पे लोकसभा का कितना राइट है, कौन से बिल पे राज्यसभा का कितना राइट होगा और उस बिल पे प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो मैं आपको चार्ट दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं इंडियन जुडिशियरी पे। अभी हम इंडियन जुडिशियरी करेंगे। उसके बाद इंडियन जुडिशियरी में हमें सिर्फ 3 टाइप के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रह जाएंगी वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और थोड़ा बहुत मैं बता भी दूंगा। तो इंडियन जुडिशियरी हम अभी शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल ही मैंने आज इसमें सारे आर्टिकल नहीं मेंशन किए हैं क्योंकि मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत का जो बुक भेजा है उसमें आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में तो सारे आर्टिकल कंटिन्यूअसली दिए हुए हैं। तो ये सारे आर्टिकल मैं बार बार नोट्स में मेंशन करूँ ये जरूरी नहीं है, तो आप वहाँ से आर्टिकल देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया था कि एम लक्ष्मीकांत का अगर हिंदी वर्जन हो तो इंग्लिश वर्जन तो है, मैंने भेज भी दिया है। जिनको नहीं मिला होगा वो ग्रुप में दोबारा मैसेज कर देंगे, फिर से भेज दिया जाएगा। हिंदी वर्जन के लिए मैं ट्राई करूंगा, अगर मिल गया तो मैं जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा। अब टॉपिक पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जो आर्टिकल है आर्टिकल 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या है, इट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ये इंडिया का जो है, जैसे कि ये यहाँ 3 कोर्ट है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे लोअर में आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट। ये तो जनरली पता ही होना चाहिए सभी को अगर आप प्रिपरेशन करें एलएलबी एंट्रेंस की। तो उसके बाद हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। सबसे पहले आप कभी भी लोअर कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद अगर आपको वहां के भी डिसीजन से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट से आप अपील करने का परमिशन लेते हैं। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अदर नॉर्मल केसेज में या फिर क्रिमिनल केसेज में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाना होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट में लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, तो आपको पहले वहां जाना होगा, फिर वहां से जो भी डिसीजन आना होगा, जब डिसीजन आ जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ डिसीजन मेरे अगेंस्ट आ गया या फिर डिसीजन जितना मेरे फेवर में आना चाहिए था नहीं आया, तो फिर आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की परमिशन लेनी होती है। जब हाई कोर्ट परमिशन देता है जिन केसेस को, सिर्फ वही केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स
के केस में क्या होता है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का है वो कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। तो इट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, मतलब ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। इसका जो भी डिसीजन आएगा उससे आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो डेथ सेंटेंस के केस में जैसा कि मैंने बताया था कि आप लास्टली प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को पावर होता है पार्डन ग्रांट करने का। बाकी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो आपको मानना ही पड़ेगा, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या फिर इसको मतलब ये लास्ट कोर्ट भी कह सकते हैं जहां हम अपील करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। या तो उन्हें हाई कोर्ट का जज होना चाहिए मिनिमम 5 साल के लिए, या फिर ही शुड हैव बीन ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 years से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो। या फिर ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ ये आदमी बहुत ही अच्छा जूरिस्ट है, या फिर ये कह सकते हैं मतलब इसे कानून की बहुत अच्छी जानकारी है, तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो वो भी क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। लेकिन जनरली यही दोनों चीजें फॉलो होती हैं। ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, या फिर वो मिनिमम 10 साल के लिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो। उसका देखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या क्या है। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम होता है कोर्ट के सिलेक्शन के प्रोसेस में, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। यही हमारा कॉलेजियम सिस्टम। तो सबसे पहले तो देखेंगे चीफ जस्टिस के केस में कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि अदर के केस में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन उनके केस में क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट इन कैसे होता है? सीजेआई के केस में मैंने क्या लिखा है? सीजेआई प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी है इसे प्रेसिडेंट जब भी चाहे चेंज कर सकता है, लेकिन जनरली अभी यही प्रोसेस चला रहा है। तो सीजीआई के केस में क्या होता है? सीजीआई प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कॉलेजियम सिस्टम, इसे कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पहले से जो चीफ जस्टिस होंगे वो इंक्लूड होंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में, और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज इंक्लूड होंगे। उसके बाद पता नहीं मैंने यह मेंशन किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये जो भी प्रोसेस होता है ये आपको फाइनली अगर कहीं भी ये पूछा जाएगा कि हाँ सीजीआई जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो आप वहाँ ये नहीं लिखेंगे कि सीजीआई प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जज, वहाँ आप ये लिखेंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि फाइनली ये अपॉइंट जो किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इन लोगों से प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं। ये लोग कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोसेस में होता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ आंसर हमें यही लिखना है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फाइनली वो अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के केस में क्या होता है। तो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के केसेस में ये होता है वहाँ जो खुद प्रेजेंट सीजीआई होंगे वो इन्वॉल्व रहेंगे, और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ठीक ऐसे ही अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के केस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में ही आपको प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होंगे। अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की जाएगी तो वहां भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होंगे। और जैसा कि मैंने कल बताया था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का अदर जज हो, दोनों ही केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अदर जजेज हो, दोनों ही केस में अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद एक डिफरेंस है जिससे क्वेश्चन आता भी है, टेन्योर क्या है इनका? 65 ईयर्स है, ये मैंने पहले ही बताया कि। लेकिन हाई कोर्ट के केस में क्या होता है? हाई कोर्ट के केस में 62 ईयर्स का टेन्योर होता है, और नॉर्मल सब नेट कोर्ट से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन वहाँ 60 ईयर्स का होता है। हाई कोर्ट में 2 साल एक्स्ट्रा होता है। नॉर्मली भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 60 ईयर्स तक का ये होता है, टेन्योर होता है। तो हमारे कोर्ट के केसेस में क्या क्या चेंज होता है कि आपको जब हाई कोर्ट की बात की जाएगी तो 62 ईयर होगा, जब आपको सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो 65 ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनका रिमूवल कैसे कैसे होता है। तो रिमूवल में क्या है, इनके रिमूवल का भी जैसा कि मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का कोई अलग से आर्टिकल नहीं था, तो ठीक वैसे ही इनका भी कोई अलग से आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 124 में ही 124(4) में इनके रेजिग्नेशन और रिमूवल वगैरह की बात कही गई है। ठीक है, तो कहीं भी आप क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 124(4) में इनके रिमूवल और रेजिग्नेशन की इनका जो भी प्रोसेस है वो दिया गया है। ही कैन डिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट
तो ये तो अदर केसेस में भी आपको पता है, कोई भी चाहे तो रिजाइन कर सकता है, वो चाहे प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट हो। तो ठीक वैसे ही ये भी जो है, जब भी इन्हें रिजाइन करना होगा तो ये प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक और लिस्ट दे दूंगा जिसमें आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस और स्पीकर और ये आपको चेयरमैन, इन सबों का लिस्ट दिया हुआ रहेगा कि इनको ओथ कौन दिलवाता है, और ये अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो ये किसको रेजिग्नेशन देंगे। जैसे प्रेसिडेंट को जब भी रेजिग्नेशन देना होगा, ये मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाले केस में नहीं बताया था, लेकिन अभी बता देता हूँ। इसका मैं लिस्ट अलग से दे दूंगा जिसमें सारे लोगों का एक साथ दिया रहेगा कि कौन किसको दिलवाता है, कौन किसको रेजिग्नेशन देता है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट जब भी रेजिग्नेशन देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, वो जब भी अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो जो आपको राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं वो उसको देंगे। और आपको जब भी इनकी बात की जाएगी सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो ये किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, तो ये प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, इनका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में अगर पूछता है, वैसे इतना डीपली पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इनके रिमूवल का प्रोसेस पूछता है तो वहां से उसमें कहाँ से क्या पूछा है, क्या लैंग्वेज यूज किया है, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ने के बाद इसको आंसर करिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें बस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे आपकी किसी काफी शॉर्ट बुक में पढ़िएगा तो लिखा रहेगा कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। इसमें क्या है, बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी, मैंने भी सबसे पहले यही बात लिखी, लेकिन अब आप पूरा प्रोसेस देखिए इसमें कैसे कैसे क्या होता है। इसमें क्या है, आफ्टर ए रिमूवल मोशन, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया बहुत सारे मोशन होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो वैसे इनके केस में भी क्या होता है, एक रिमूवल मोशन लाया जाता है। अगर वो दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है और लोकसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। राज्यसभा के केस में क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा का मैंने आपको बताया था वहाँ सिर्फ 245 मेंबर्स होते हैं, वैसे तो उनका टोटल मैक्सिमम 250 का लिमिट है। तो राज्यसभा के केस में क्या होता है, वहाँ मिनिमम 50 मेंबर्स का ये चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए रिमूवल मोशन को लाने के लिए। और लोकसभा में अगर वही मोशन प्रेजेंट किया जाएगा तो ये मोशन जो है किसी में भी पहले प्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बहुत सारे बिल होते हैं, मोशन होते हैं, आप जब मनी बिल वगैरह पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं कि हाँ आपको वो पहले लोकसभा में प्रेजेंट किए जाएंगे, फिर राज्यसभा बस उसको पढ़ के 14 दिनों में रिटर्न कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज की रिमूवल की बात की जाएगी या फिर हाई कोर्ट के भी जजेज की रिमूवल की बात की जाएगी, तो ठीक यही प्रोसेस है कि राज्यसभा या लोकसभा किसी में प्रेजेंट होगा। राज्यसभा में प्रेजेंट होगा तो 50 लोग होंगे, मिनिमम 50 लोग चाहिए। 50 लोग का मतलब है 50 एमपी ऑफ राज्यसभा। और लोकसभा के केस में मिनिमम 100 लोग होने चाहिए, मीन्स 100 एमपी ऑफ राज्यसभा, सॉरी लोकसभा। उसके बाद आते हैं चेयरमैन या स्पीकर में एडमिट या रिफ्यूज। ये जैसे जैसे मैंने इसमें लिखा है ना, ठीक ऐसे ऐसे ही प्रोसेस होता है, किसी को भी ऊपर नीचे करके नहीं याद करना है। अगर पढ़ना है तो इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और इसी प्रोसेस में याद करेंगे, क्योंकि एक भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डीपली पूछेगा तो आंसर आप गलत कर दीजिएगा। सबसे पहले ये लोग रिमूवल मोशन लाते हैं। उसका जो चेयरमैन होगा, आपको पता है चेयरमैन कहाँ होता है, तो चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं, और लोकसभा में क्या होता है, तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं। तो जो चेयरमैन या स्पीकर होंगे वो उसे उनकी इच्छा पे, वो उनके डिस्क्रिप्शन पे, वो उसे चाहे तो एडमिट कर सकते हैं या फिर वो उसे चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। वो बाउंड नहीं है इसके लिए कि हाँ ये 50 या 100 लोगों ने किया है तो आपको इसे हर हाल में एडमिट करना ही होगा। ये चेयरमैन या स्पीकर पे डिपेंड करता है, वो उसे एडमिट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो फिर क्या होगा, तो फिर भी ये है कि डायरेक्ट मेजोरिटी के द्वारा ये नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए थर्ड प्रोसेस में क्या है, देन ए 3 मेंबर कमेटी बाई स्पीकर या चेयरमैन। उसके बाद एक 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, जिसमें कौन कौन से लोग होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई मोशन है तो उसमें तो अदर लोग नहीं वो खुद तो नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो इसका कुछ क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है कि सीनियर मोस्ट जज को रखा जाता है। जैसे आगे देखेंगे कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, पहले ये रहेंगे। टोटल 3 लोग ही इस कमेटी के मेंबर होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे,
एक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट चाहे वो रह सकते हैं। उसके बाद एक एंड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, एक कोई भी प्रेसिडेंट को, सॉरी मैंने प्रेसिडेंट यूज किया, स्पीकर या चेयरमैन को जो भी लगे कि हाँ एक कोई कानून का अच्छा जानकार है, एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कोई भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इफ कमिटी फाइंड्स गिल्टी, जब कमिटी अपने इन्वेस्टिगेशन में ये देखते ही है कि हाँ ये गिल्टी है, तब जाके मेजोरिटी लाया जाता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपने क्या पढ़ा था कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पहले राज्यसभा में, उसके बाद फिर वहां से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर लोकसभा में आएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। तो अगर एक तरह से हम देखें तो ये भी कह सकते हैं कि जो जजेस के रिमूवल का प्रोसेस है वो एक वाइस प्रेसिडेंट के प्रोसेस से भी ज़्यादा टफ है या फिर ज़्यादा लंबा है। यहाँ क्या होगा, जो कमेटी आएगी वो कमेटी अगर अपने इन्वेस्टिगेशन में पाती है कि हाँ जो भी जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर अदर जज है वो गिल्टी हैं, उसके बाद फिर स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ये इनको किया जाएगा। ये जो मोशन है वो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउस में, ऐसा नहीं है कि जिसने इंट्रोड्यूस किया हो उसमें स्पेशल मेजोरिटी और जो अदर हाउस में लास्ट में भेजा जाएगा उसमें सिंपल मेजोरिटी, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इस केस में दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे इनको हटाने का, एंड फाइनली प्रेसिडेंट पासेज एन ऑर्डर टू रिमूव। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, इफ कमिटी फाइंड्स गिल्टी देन बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड फाइनली प्रेसिडेंट पासेज एन ऑर्डर टू रिमूव। उसके बाद आते हैं कि क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है आज तक किसी जज को हटाया गया, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको हाई कोर्ट के केस में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसा एक बार, मतलब ये नहीं कह सकते कि हुआ है क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हो नहीं पाया था। यहाँ पे मैंने इसीलिए मेंशन भी कर दिया क्योंकि ये एक ही नाम है, जस्टिस भी रामास्वामी। 1991 से 1993 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्हें जो कमेटी, जैसा कि मैंने बताया 3 मेंबर की कमेटी होती है, उस कमेटी ने गिल्टी पाया था। आपको राज्यसभा में मोशन पास भी हो गया था, कमेटी ने गिल्टी पाया, उसका मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो राज्यसभा में पास भी हो गया होगा। लेकिन उसके बाद क्या मैंने बताया कि आपको स्पेशल मेजोरिटी से दोनों जगह पास कराना होता है। तो उसका क्या लिखा हुआ है, फाउंड गिल्टी बट मोशन वाज डिफीटेड इन लोकसभा। लेकिन जब ये मोशन लोकसभा में आया तो कांग्रेस के द्वारा पास नहीं किया गया, तो ये वही मैटर खत्म हो गया। ये आज तक ऐसा जस्टिस भी रामास्वामी के केस में हुआ है, लेकिन इनका भी रिमूवल पूरा नहीं हो पाया है। तो अगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस किया गया है या फिर कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया गया या नहीं किया गया, तो सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्योंकि जस्टिस भी रामास्वामी का नाम मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन इनका रिमूवल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इनको फाइनली ये करके प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया नहीं गया था, मोशन पहले ही डिफीट हो गया था। तो ये चीज आप आंसर देते टाइम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या पावर है। तो एज ए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर वर्सेज स्टेट एंड स्टेट वर्सेज स्टेट। और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 131 में दिया गया है कि जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है। तो जाहिर सी बात है जब भी किसी सेंटर वर्सेज स्टेट का मैटर होगा या फिर स्टेट वर्सेज स्टेट का मैटर होगा तो वो हाई कोर्ट में तो जाएगा नहीं। आगे जब मैं कल हाई कोर्ट बताऊंगा तो हाई कोर्ट का भी क्या क्या पावर है वो भी बताऊंगा। तो जनरली ये इसका क्या नियम है, ये सेंटर वर्सेज स्टेट या स्टेट वर्सेज स्टेट के से रिलेटेड जो भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो वो आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर है उन डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने का या फिर ये कह सकते हैं उन पर जजमेंट देने का, अगर वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर लेके। तो उसका रीट जूरिसडिक्शन आपको याद होगा, मैंने फंडामेंटल राइट में पढ़ाया था, या मैंने पांचों के नाम नहीं लिखे। आपको फंडामेंटल राइट में मैंने पढ़ाया भी था कौन कौन से रीट मैंने बताए थे। एक हैबियस कॉर्पस बताया था, एक प्रोहिबिशन बताया था, एक सर्टियोररी, एक क्यू वारंटो था, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, क्यू वारंटो और एक मैंडेमस था। टोटल 5 रीट्स हैं, ठीक है। तो और मैंने बताया भी था कि हाँ जब फाइनली आपको सारे फंडामेंटल राइट दे दिए गए तो आप कहीं तो जाइएगा ना, अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो आप कहाँ अपील करिए, कहाँ जाइएगा। तो ये आर्टिकल 32 जो है ये रीट जूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज ए ड्यूटी ऑन सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। मतलब फाइनली अगर बात की जाए कि फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करने की ड्यूटी किसकी है, इट्स हुज ड्यूटी, तो सुप्रीम कोर्ट की को ये ड्यूटी दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट्स का पालन कैसे होगा ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और ये आर्टिकल 32 है इसका, आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद फिर आते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि सारे केसेज में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब वो फंडामेंटल राइट का मैटर होगा तभी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या है, आर्टिकल 132, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज हैविंग ए राइट टू मेक अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ही या सी इज अनसेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स। कि हाँ, अगर कोई भी भारत का कोई भी सिटीजन सेटिस्फाई नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। बस यही हमारा अपीलेट जुरिस्डिक्शन। और हाँ, यहाँ मैंने आर्टिकल इसलिए लिखा है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जो भी आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको याद करने होंगे। अदर भी जो आपको मैंने लक्ष्मीकांत का पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें से आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अप्रॉक्स सारे आर्टिकल ही देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वैसे तो मैंने इसमें भी कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी से क्वेश्चन आता है। और मैं आर्टिकल पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से, देखिए आपको एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, इन चारों के आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये सब आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अब हम देखते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये सब जैसे अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इन सबों का आर्टिकल क्या है। तो उसके बाद क्या है, आपको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 143 आपको प्रेसिडेंट के केस में भी इन्वॉल्व था, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का ही आर्टिकल है बेसिकली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये फाइनली ये कहना चाह रहा है, शॉर्ट में समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट है अगर उनको किसी भी ऐसे मुद्दे पे जो कि मुद्दा उठ चुका है या फिर ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे सर्कमस्टांसेज है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है कंट्री में, ये लॉ से रिलेटेड मुद्दा है, इस पे हमें सलाह लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पूरा पूरा राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर पे एडवाइस ले सकते हैं। ओके, ये आपका आर्टिकल 143 है जिसमें कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। आर्टिकल 143 से भी जनरली क्वेश्चन आते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल सबसे पहले देखेंगे, आर्टिकल 137। जुडिशियल रिव्यू यहाँ तो मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू से और भी डीप डीप क्वेश्चन आते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, वो आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने शॉर्ट में बस बता दिया कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सिर्फ एक लाइन में आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट इज इम्पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट को पावर है, जैसे बहुत सारे केस में आप सुनिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला और अगले केस में वो खुद ही अपने डिसीजन को चेंज कर दिया। तो ठीक वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने किसी दिए हुए डिसीजन को, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग, जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग, कि वो चाहे तो अपने किसी भी दिए हुए जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, या फिर यहाँ और क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर टू रिमूव द मिस्टेक एंड एरर फ्रॉम द जजमेंट। या फिर अगर उसे लगता है कि हाँ इस जजमेंट में ऐसी कुछ गलती हो गई या ऐसी कुछ कमी रह गई है, कुछ एरर रह गया, तो उसे रिमूव कर सकता है आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग। उसके लिए आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं इलेक्शन जुरिस्डिक्शन। इलेक्शन जुरिस्डिक्शन में क्या है, पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है इलेक्शन जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग कि वो डिसाइड कर सकता है। तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, मैंने आपको एक कौन सा आर्टिकल बताया था, वाइस प्रेसिडेंट के केस में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 67 था, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की, जिसमें मैंने बात की थी। और मैंने साथ ही आपको ये भी बताया था कि स्पेशली जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात है, ठीक वैसे ही स्पेशली किसी भी एक आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात नहीं की गई है। मैंने आपको एक 67 के साथ साथ आर्टिकल 71 भी बोला था याद रखने के लिए, कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ उनका इलेक्शन वाइड हो गया या क्या हो गया, अगर वे लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो ये वही इलेक्शन जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, आज का क्लास हम ये खत्म करेंगे। एक मैं पहले स्क्रीन को स्टॉप कर दूं। हाँ जी।
उसके बाद फिर आपको कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अभी शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। इसका मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, और कल अगर हाई कोर्ट बताने के बाद तो और भी कुछ टाइम रहा तो मैं आपको एक बार डिटेल में भी बता दूंगा। सिंगल से देख सकते हैं, हाँ रीड आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट का, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बता देता हूँ। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, इसका क्या है आर्टिकल, ये मैं जो जो अभी बता रहा हूँ कुछ 5-6 सिर्फ सिलेक्टेड बता रहा हूँ, वैसे ये ज़्यादा है भी नहीं। तो इनका क्या है, इनके आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका मैं लिस्ट भी भेजूंगा। तो इसलिए ये सब आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, आर्टिकल 263 है इसका। इसके हेड कौन होते हैं, तो ठीक जैसे नीति आयोग के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही इंटर स्टेट काउंसिल के भी हेड ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और सबसे पहले तो मैं बॉडीज के बारे में बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसके बारे में पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ इलेक्शन कमीशन है, तो उसका प्रॉपर आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 324। यूपीएससी की बात की जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका आर्टिकल दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी। आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मैंने बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्या है कि वो आप ये कह सकते हैं एक तरह से कि वो जो भी हमारा फंडिंग से रिलेटेड मैटर होता है वो देखते हैं। मैं एक बार कल डिटेल में अलग से ही बता दूंगा उनके बारे में। तो ये सब जो बॉडीज है जिनकी आर्टिकल ऑलरेडी दी हुई है, जो तो इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। और एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनके जो कि अलग से मतलब ये डाला गया है, जो कि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि सीबीआई का क्या आर्टिकल है या फिर एनएचआरसी का क्या आर्टिकल है, तो इसका अलग से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इनको बनाया गया है, हाँ बनाया हमारे कानून के द्वारा ही गया, लेकिन इनको अलग से बनाया गया, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पहले से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बस ये कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। और इनमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन गया था। जैसे आपको यूपीएससी का आर्टिकल देखिए, यूपीएससी का आर्टिकल तो 350 मैंने बताया। इसमें मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता, यूपीएससी में क्या है आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, कभी कभी इनके टेन्योर से क्वेश्चन आता है। तो अभी मैं बस वही 5-6 चीजें बता रहा हूँ, बाकी मैं लिस्ट दूंगा, उसमें आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी का क्या है कि इसका जो टेन्योर होता है, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों का टेन्योर 5 साल का होता है, बहुत सारे लोगों का 6 साल का होता है। अच्छा एक चीज और, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेम नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो अलग हो गई ना। नॉन हाँ एक मिनट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एसेसिव बॉडी, हाँ सेम कह सकते हैं आप। हाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एसेसिव बॉडी ये दोनों सेम होती हैं। हाँ मैं कहा था, मैं बात कर रहा था कि टेन्योर के बारे में। तो जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है, आप यूपीएससी के मेंबर्स की अगर बात करें तो जो यूपीएससी के हेड होते हैं या फिर यूपीएससी के जो अदर 10-11 कोर टीम के मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं फाइनेंस कमीशन पे। इसमें बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि हाँ, जैसे सबसे पहले तो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जाता है कि उसमें चीफ कमिश्नर का नाम भी पूछा जाता है, और फिर ये भी पूछा जाता है कि वो कितने मेंबर की बॉडी होती है, अदर कितने कमिश्नर होते हैं, ये सब भी पूछा जाता है। अभी प्रेजेंट में हमारे इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 3 ये होते हैं, मतलब कमिश्नर होते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसा कुछ फिक्स्ड ये नहीं है, प्रेसिडेंट के डिसीजन पे वो चाहे तो उसे बढ़ा घटा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या होता है, हाँ सबसे पहले यूपीएससी का बता दूं। यूपीएससी का 10 या 11 मेंबर होते हैं यूपीएससी में, जो यूपीएससी की मतलब कोर टीम होती है उसमें। और उसके बाद उसका टेन्योर जो है वो 6 साल होता है। जिन जिन का टेन्योर 6 साल है वो आप खास करके अलग से नोट करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिनका भी टेन्योर 6 साल है, क्योंकि 5 साल तो नॉर्मली सभी को ध्यान में होता है कि बहुत सारे ऑफिस के टेन्योर 5 साल है, लेकिन जो 6 साल वाले होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, तो वो आप याद रखेंगे। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन पे आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का भी टेन्योर क्या है, जैसे यूपीएससी के मेंबर 6 साल है, ठीक वैसे ही इलेक्शन का टेन्योर जो है वो 6 साल है। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे। इनका क्या है, इनका आर्टिकल तो पता ही है, ये मल्टी मेंबर बॉडी होते हैं। इनके बॉडी का स्पेशली कुछ नहीं मेंशन किया गया कि इसमें कितने लोग होंगे क्या होंगे। तो इनका भी जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। उसके बाद आते हैं SC/ST कमीशन। ST/ST कमीशन में भी इनका ऐसा कुछ टेन्योर का तो नहीं है। चलिए उसके बाद आपको अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के भी आर्टिकल मैं दे दूंगा। उसके बाद और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
हाँ बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज नहीं है, बाकी मैं जो लिस्ट दूंगा उसमें सब मेंशन होगा, बस यही है। शशांक जी। हाँ भैया, आए भैया। हाँ एंड कर सकते हैं ना, डाउट सारे हो गए हैं तो। हाँ, डाउट तो वैसा कुछ भी नहीं है, नो दे आर नॉट द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैव मेंशन, नहीं क्वेश्चन क्या पूछेगा था, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। हाँ, डाउट के तो रिप्लाई आ चुके हैं, एक यही डाउट था ना, चलिए ठीक है। डाउट नहीं। फिर व्हाट्स अबाउट DVLLV फॉर्म, DVLLV के फॉर्म का भी कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है 10-15 दिनों में आ जाए। चलिए तो सेशन खत्म करें। यस भैया, यस भैया। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू टू